हेलो स्टूडेंट्स, शुरू करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड का लेक्चर नंबर 14। और इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक डाइपोल यानी कि वैद्युत द्विध्रुव। तो चलो स्टार्ट करते हैं टॉपिक। देखो, यानी कि वैद्युत द्विध्रुव। अब ये वैद्युत द्विध्रुव होता क्या है इसको समझ लो। टॉपिक का नाम है वैद्युत द्विध्रुव, यानी कि आवेश। वैद्युत मतलब क्या होता है? आवेश। द्विध्रुव मतलब जिसमें दो ध्रुव हों। इलेक्ट्रिक डाइपोल, डाई मतलब दो, पोल मतलब ध्रुव। ठीक है, तो देखो, अब जैसे मैग्नेट के अंदर नॉर्थ और साउथ दो पोल होते हैं, ऐसे ही इलेक्ट्रिक चार्जों में दो पोल होते हैं, एक तो पॉजिटिव चार्ज और एक नेगेटिव चार्ज। ये पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव, इनको ही पोल मान लिया जाता है। पोल के जैसे हम कह सकते हैं, जैसे मैग्नेट में पोल होते हैं नॉर्थ साउथ, ऐसे ही इलेक्ट्रिसिटी में पोल होते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव। ठीक है, अब सुनो, इलेक्ट्रिक डाइपोल होता क्या है? द्विध्रुव जिसमें दो ध्रुव हों, यानी कि एक पॉजिटिव चार्ज हो, दूसरा नेगेटिव चार्ज हो। तो डाइपोल की सीधी सी डेफिनेशन है कि यहां पे माइनस क्यू चार्ज हो और यहां पे प्लस क्यू चार्ज हो, और ये बहुत कम डिस्टेंस पर रखे हों, अल्प डिस्टेंस, यानी कि इन दोनों के बीच की दूरी में 2d ले लेता हूं। अब कई सोचेंगे सर 2d क्यों लिया? क्योंकि इसके हम कई डेरिवेशन करेंगे तो हम बीच में से डिस्टेंस लेंगे, तो ये बीच में से डिस्टेंस d और d हो जाएगी। अगर हम इसको पूरे को d लेते, d भी ले सकते हैं, ऐसा नहीं है ले नहीं सकते। अगर हम d लेते हैं तो d/2 ले लेना। अगर 2d लेते हो तो dd, जिससे क्या है कैलकुलेशन थोड़ी इजी हो जाएगी। ठीक है, तो देखो, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल। अब इलेक्ट्रिक डाइपोल इसको बोल दिया, लेकिन इसकी डेफिनेशन क्या है? डेफिनेशन ये है, यहां पे अगर माइनस क्यू चार्ज रखा है तो यहां पे चार्ज कैसा है? प्लस क्यू। तो इसके दोनों तरफ, एक तरफ नेगेटिव चार्ज है तो दूसरी तरफ पॉजिटिव। अच्छा, इधर नेगेटिव है इधर पॉजिटिव है, अगर इधर पॉजिटिव हो और इधर नेगेटिव हो तो डाइपोल नहीं होगा क्या? तो भी डाइपोल होगा। मतलब एक पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए और दूसरा नेगेटिव, मतलब अपोजिट चार्ज होने चाहिए, एक पॉजिटिव है तो दूसरा नेगेटिव। दूसरी कंडीशन, इनका जो मैग्नीट्यूड है ना, परिमाण, दोनों चार्जेस का मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए। परिमाण दोनों का कैसा होना चाहिए? सेम। एक प्लस माइनस क्यू है तो दूसरा प्लस क्यू है। अच्छा, मैं ऐसे बना दूं, एक तरफ माइनस क्यू और एक तरफ प्लस 2q। अब इसको हम इलेक्ट्रिक डाइपोल बोलेंगे क्या? तो इसको इलेक्ट्रिक डाइपोल नहीं बोल सकते, उसमें मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए, जबकि इसमें एक तरफ q है, इधर इसका डबल है, मैग्नीट्यूड सेम नहीं है। तो विद्युत द्विध्रुव क्या होता है समझ में आ गया होगा। डेफिनेशन लिख लें। डेफिनेशन क्या है? यदि परिमाण में समान एवं प्रकृति में विपरीत आवेश एक दूसरे के अति निकट रखे हों तो इनके द्वारा बना हुआ सिस्टम निकाय, क्या कहलाता है? इलेक्ट्रिक डाइपोल। यदि परिमाण में समान एवं प्रकृति में विपरीत आवेश एक दूसरे के अति निकट रखे हों तो इनके द्वारा बना निकाय विद्युत द्विध्रुव कहलाता है। ठीक है, अब सुनो, ये विद्युत द्विध्रुव की डेफिनेशन मैंने बता दी, लिख लेना, डायग्राम ये बना ही लेना। इनके बीच की दूरी को क्या ले लिया जाता है? 2d। d ले लो, फिर इसको d/2 हमको लेना पड़ेगा। क्लियर? अब सुनो, ये इलेक्ट्रिक डाइपोल का उदाहरण है ही नहीं, जैसा कि मैंने बताया। अब इसमें एक भौतिक राशि होती है, फिजिकल क्वांटिटी होती है एक, उसके बारे में पढ़ लेते हैं। वो है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। ठीक है, या फिर केवल द्विध्रुव आघूर्ण। द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है? द्विध्रुव आघूर्ण, इसको स्मॉल p वेक्टर से व्यक्त करते हैं, सदिश राशि है। यह कैसी राशि है? सदिश। और सदिश राशि है तो इसकी दिशा भी होगी। सदिश राशि है तो क्या होगी? इसकी दिशा। अभी पहले इसको समझते हैं, फिर इसकी दिशा के बारे में भी हम पढ़ेंगे। देखो, यहां पर एक डाइपोल बना देता हूं मैं, माइनस क्यू, और दूसरी साइड में क्या आ जाएगा? प्लस क्यू। क्लियर बात? अब सुनो, इनके बीच की डिस्टेंस कितनी है? 2d। तो इलेक्ट्रिक द्विध्रुव आघूर्ण p वेक्टर कैसे निकालेंगे? p बराबर होता है, अभी मैं स्केलर फॉर्म यानी कि अदिश रूप में निकाल रहा हूं। p बराबर होता है, इन दोनों में से किसी एक का परिमाण ले लो, परिमाण दोनों का q है, और चार्ज एक पॉजिटिव है दूसरा नेगेटिव। प्लस माइनस नहीं लेना क्योंकि हम परिमाण ले रहे हैं। q इंटू दोनों के बीच की डिस्टेंस ले लो, q इंटू 2d।
तो 2QD ये वैल्यू आ गई किसकी, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। क्या आ गया ये, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। क्या आया, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। किससे व्यक्त करते हैं, पी वेक्टर से। कैसी राशि है, सदिश, और सदिश राशि है तो इसकी कोई ना कोई दिशा भी होती होगी। अगर ये सदिश राशि है तो इसकी कोई ना कोई क्या होती होगी, दिशा। इसकी दिशा होती है, देखो दिशा होती है किसकी दिशा, वैद्युत द्विध्रुव की या द्विध्रुव आघूर्ण की। वैद्युत द्विध्रुव तो एक तरीके से अगर हम कहें आवेशों का समूह है, ठीक है, लेकिन द्विध्रुव आघूर्ण आवेशों का समूह वमूह नहीं है, भौतिक राशि है। तो मात्रक किसका होगा, मात्रक निकालेंगे अभी, दिशा किसकी होगी, द्विध्रुव आघूर्ण की। किससे व्यक्त करते हैं, स्मॉल पी से। तो इसकी दिशा होती है, इस फॉर्मूले को अगर मैं वेक्टर लगाऊं, पी वेक्टर बराबर 2Q डी वेक्टर, क्योंकि Q तो कैसा है, अदिश है, तो डी वेक्टर की डायरेक्शन में, और डी किधर है, -Q से +Q। सुनो एक चीज और, फिजिक्स में जहां भी दिशा की बात होगी ना, तो पहले -Q लेंगे, बाद में +Q। तो इसकी डायरेक्शन आएगी नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ। लेकिन केमिस्ट्री में कहीं भी इसकी डायरेक्शन लेनी होगी तो उल्टी आती है, पॉजिटिव चार्ज टू नेगेटिव चार्ज। कंफ्यूज नहीं होना है, दोनों चीजें मैंने यहां पे बता दी हैं, ठीक है। फिजिक्स में अभी लेंगे हम नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज, और केमिस्ट्री में कहीं भी इसको पढ़ोगे तो हम पॉजिटिव चार्ज टू नेगेटिव चार्ज, दोनों ही होती हैं। देखो, तो फिजिक्स में कौन सी पढ़ोगे, नेगेटिव टू पॉजिटिव। तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा होती है ऋणावेश से, या ऋणात्मक ध्रुव से भी कह सकते हैं, ऋणावेश से धनावेश की ओर, ऋणावेश से धनावेश की ओर इसकी दिशा होती है। अब इसके मात्रक की बात कर लें। इसका मात्रक देखो, P बराबर क्या है, Q इंटू डी या 2QD। 2 का तो कोई मात्रक होता ही नहीं, मतलब दोनों में से किसी एक चार्ज का परिमाण इंटू दोनों आवेशों के बीच की दूरी। तो मात्रक देखो इसका, स्मॉल p का मात्रक, स्मॉल p का मात्रक बराबर आएगा, यूनिट निकाल रहे हैं हम स्मॉल p की, स्मॉल p की यूनिट क्या आएगी, Q इंटू डी का निकाल लो। Q मतलब कूलाम, इंटू डी का मतलब मीटर, कूलाम इंटू मीटर, ये इसका व्युत्पन्न मात्रक है। कूलाम इंटू मीटर को डिवाई भी कहा जाता है। क्या कहते हैं इसको, डिवाई, ठीक है। तो P का मात्रक कूलाम इंटू मीटर होता है, जिसे हम डिवाई भी कह सकते हैं। तो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक क्या आया, डिवाई, या फिर व्युत्पन्न मात्रक के रूप में क्या लिख सकते हैं, कूलाम इंटू मीटर। तो बताओ यहां तक बात समझ में आई? अगर समझ में आई तो एक छोटा सा क्वेश्चन कर लें। चलो, एक छोटा सा क्वेश्चन यह है कि कोई द्विध्रुव आघूर्ण है, पहले तुमको यह बताना है कि द्विध्रुव आघूर्ण है या नहीं, और है तो इसका द्विध्रुव आघूर्ण ज्ञात करो। देखो, जो भी मैंने अभी बातें बताई हैं, दिशा वगैरह, वो सब नोट करके लिख लेना। क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन सुनो, कि कोई डाइपोल है, कोई द्विध्रुव आघूर्ण है, कोई द्विध्रुव है, सॉरी, यहां पे चार्ज है +1 कूलम, और यहां पे चार्ज है या इधर माइनस ले लो, -1 कूलम, इधर चार्ज है +1 कूलम, ठीक। और इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है ना, वो 1 या फिर 10⁻⁻4 मीटर है, ऐसा मैंने मान लिया। इनके बीच की डिस्टेंस कितनी है, 10⁻⁻4 मीटर। तो हमसे पूछा है इसका द्विध्रुव आघूर्ण ज्ञात करो। क्या निकालो, इसका द्विध्रुव आघूर्ण। तो कैसे निकालेंगे, P बराबर दोनों में से किसी एक का चार्ज ले लो, एक, और दोनों के बीच की डिस्टेंस इंटू 10⁻⁻4 बराबर 10⁻⁻4 डिवाई। ये इसका आंसर आ गया। बोलो क्लियर? अब एक अगला क्वेश्चन हम लेते हैं। देखो, ये क्वेश्चन अच्छा है समझना, कि यहां पर एक निर्देश तंत्र में यहां पे एक चार्ज दे दिया +Q, यहां पे चार्ज दे दिया -2Q, और यहां पे चार्ज दे दिया +Q। इसके निर्देशांक, दोनों के निर्देशांक देखो, ये y अक्ष पर है तो इसका निर्देशांक 0,x, और इसका निर्देशांक दे दिया, x छोड़ो, 0,a ले लेते हैं, और इसका a,0 ऐसे दे दिए। ये अलग अलग भी हो सकते हैं होने को तो, लेकिन मैंने अभी सेम ही ले लिए हैं। अब हमसे पूछा गया है कि चित्र में दिए गए वैद्युत द्विध्रुव
चित्र में दिए गए वैद्युत द्विध्रुव का द्विध्रुव आघूर्ण ज्ञात करो, ये हमको निकालना है। तो सबसे पहले तो ये बताओ वैद्युत द्विध्रुव है क्या, तो इसका जवाब है ना। कैसे, देखो मैं क्या करता हूं, इस -2q को दो भागों में बांट देता हूं, -q और -q। तो देखो एक तो द्विध्रुव ये रहा और एक द्विध्रुव ये रहा, दो हो गए ना, दो डाइपोल हो गए, एक डाइपोल और दूसरा डाइपोल, क्लियर। अब हमें पता है जो डाइपोल मोमेंट होता है ना द्विध्रुव आघूर्ण, उसकी डायरेक्शन माइनस से प्लस की ओर होती है। तो इधर एक द्विध्रुव आघूर्ण P1 इधर होगा और दूसरा द्विध्रुव आघूर्ण P2 इधर होगा। वापस सुन लो कैसे आए, P1 P2 दोनों 90 डिग्री पर होंगे क्योंकि x और y अक्ष है। यहां इधर माइनस से प्लस की तरफ तो P1 माना है मैंने, स्मॉल P1, और माइनस से प्लस की तरफ इधर P2। अब P1 P2 का मान बताओ, यहां से यहां तक की डिस्टेंस ये क्या है, ओरिजिन है, मूल बिंदु, तो इसके निर्देशांक 0,0। यहां से इसकी डिस्टेंस निकाल के देखो a आएगी, और यहां से इसकी डिस्टेंस निकालोगे तो भी कितनी आएगी बोलो, a ही आएगी। अब देखो P1 का मान निकाल रहा हूं, P1 कैसे निकालते हैं, चार्ज का मैग्नीट्यूड Q और चार्जों के बीच की डिस्टेंस a, Q इंटू a या a इंटू Q। P2 बताओ कितना आएगा, सेम a इंटू Q। अब इन दोनों का परिणामी इन दोनों के बीच में आएगा कहीं, और यहां इनका परिणामी मैंने मान लिया P बराबर यहां दोनों के बीच का एंगल कितना है 90 डिग्री, और 90 है तो P बराबर आएगा अंडर रूट के अंदर P1 का स्क्वायर प्लस P2 का स्क्वायर प्लस 2 P1 P2 cos 90, और cos 90 जीरो होता है तो ये पूरा जीरो हो जाएगा। यहां से P बराबर क्या आ जाएगा बताओ, अंडर रूट के अंदर P1 स्क्वायर प्लस P2 स्क्वायर, और P1 P2 दोनों सेम है, दोनों का मान लिख दो, a स्क्वायर Q स्क्वायर प्लस a स्क्वायर Q स्क्वायर। यहां से P बराबर कितना आ जाएगा, अंडर रूट 2 AQ। ये इसका डाइपोल मोमेंट यानी कि द्विध्रुव आघूर्ण हमने प्राप्त कर लिया है। तो बताओ इसमें कोई दिक्कत हो तो, सिंपल है। चलो अगला टॉपिक है द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल। देखो ये कोई डाइपोल है, कोई द्विध्रुव है, इसके कारण विद्युत क्षेत्र कहां कहां पे हमको निकालना है। तो पहली बात तो माना कि ये x अक्ष पे रखा है, तो ये तो हो गई इसकी अक्ष, डाइपोल की अक्ष हो गई, ये तो क्लियर है, इसको बोलते हैं अक्ष। और इसके लंबवत दिशा में इसके मध्य बिंदु से, सेंटर से, बिल्कुल सेंटर से मतलब कि ये वाली डिस्टेंस भी d होगी तो ये वाली डिस्टेंस भी स्मॉल d ही होगी, इसको बोलते हैं निरक्ष। क्या बोलते हैं इसको, निरक्ष। निरक्ष को अगर हम इंग्लिश में लिखें इक्वेटोरियल निरक्ष बोलते हैं, और ये अक्ष है, ठीक, ये तो एक्सिस पे और ये इक्वेटोरियल पे। एक तीसरा भी होता है, जैसे मान के चलो यहां पे मैंने पॉइंट ले लिया, कोई यहां पे पॉइंट लिया, तो ये पोलर पॉइंट है, एक तरीके से पोलर डायरेक्शन है। यहां पे ये वाला एंगल है मान के चलो थीटा, और ये डिस्टेंस है r, तो r, थीटा पे ये इसको बोलते हैं ध्रुवीय। कैसा बोलते हैं, ध्रुवीय, यानी कि पोलर। ये पोलर डायरेक्शन में हमको निकालना पड़ सकता है। तो ये टोटल 3 जगह निकलेगा, द्विध्रुव के कारण जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो 3 जगह हमको निकालनी है। सबसे पहले तो कहां पे निकालेंगे, अक्ष पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। नंबर 2 कहां पे निकालेंगे, निरक्ष पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। और नंबर 3 निकालेंगे ध्रुवीय दिशा में या फिर पोलर डायरेक्शन में द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। मतलब अक्ष पर कितना विद्युत क्षेत्र होगा द्विध्रुव की वजह से, निरक्ष पे कितना होगा, और किसी पोलर डायरेक्शन में कितना होगा, ये हमको 3 तरीके से निकालना है। एक एक करके इनको पढ़ेंगे। सबसे पहले ये सीख लो कि अक्ष क्या होती है, जिस पे द्विध्रुव रखा है वो इसकी अक्ष है। इस अक्ष के लंबवत ऐसी अक्ष जो कि इसके मध्य बिंदु से गुजरती है क्या कहलाती है, निरक्ष, इक्वेटोरियल। और इसके मध्य बिंदु से r, थीटा पे कोई बिंदु है तो वो पोलर पॉइंट है, यानी कि पोलर डायरेक्शन में है। तो सबसे पहले फर्स्ट वाले को हम स्टार्ट करते हैं। देखो पहला पॉइंट स्टार्ट करते हैं, वो है द्विध्रुव के अक्ष पर विद्युत क्षेत्र EA, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड एट एक्सियल पॉइंट।
यानी कि अक्ष पर। तो अक्ष पर विद्युत क्षेत्र निकालने के लिए देखो सबसे पहले कुछ चीजें हमको माननी पड़ेंगी, जो मैं बता रहा हूं एज इट इज लिख लेना। माना कोई द्विध्रुव, AB प्लस माइनस क्यू है, या माइनस प्लस क्यू लिख सकते हैं, माइनस प्लस क्यू है। मतलब यह है कि A पे तो माइनस क्यू है और B पे प्लस क्यू है, जिसकी लंबाई 2D है। जिसकी लंबाई कितनी है? 2D। माना कोई द्विध्रुव AB प्लस माइनस क्यू है जिसकी लंबाई 2D है। इसका मध्य बिंदु O है, इसका मध्य बिंदु O है, जिससे अक्ष पर स्मॉल r दूरी पर कोई बिंदु P है। जिससे इसका मध्य बिंदु O है और O से अक्ष पर स्मॉल r दूरी पर कोई बिंदु P है, जहां हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ये लैंग्वेज एज इट इज लिख लो। इसके बाद में यहां पे सॉल्व करवाना शुरू करता हूं। देखो सबसे पहले तो यहां पे जो चार्ज है ना वो है माइनस क्यू है। अब देखो यहां पे चार्ज होगा, चलो इसको तो मैं डार्क लाइन से बना देता हूं, यहां पे होगा प्लस क्यू चार्ज। ये इसका अक्ष है, इसको मैं आगे बढ़ा लेता हूं, ये इसका अक्ष है। इसके अक्ष पर कोई बिंदु P मान लिया मैंने। कोई बिंदु कौन सा मान लिया? P। ये कौन सा बिंदु था? A। ये कौन सा बिंदु? B। ये तो A और ये B और ये P। अब यहां पे एक चीज देखो, सवाल में पूछा गया है कि यहां पे दो चार्ज है, माइनस क्यू और प्लस क्यू। इन दोनों की वजह से इस पॉइंट पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है ये हमको निकालना है। तो अगर मैं इसको सॉल्व नहीं भी करवाऊं ना तो तुमको सॉल्व कर लेना चाहिए, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड में पढ़ा चुका हूं, फिर भी मैं बताऊंगा। देखो इसका मध्य बिंदु कौन सा है? O। इसकी लंबाई हमने 2D मानी है, तो आधी डिस्टेंस कितनी? D। और ये वाली आधी डिस्टेंस भी कितनी? D। और यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस हमने कितनी मानी है? स्मॉल r। ध्यान रखें कभी भी जिस पॉइंट पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है उसकी डिस्टेंस हमेशा मध्य बिंदु से, चाहे अक्ष पे निकालें या निरक्ष पे, उससे कोई मतलब नहीं, हमेशा कहां से ली जाएगी? मध्य बिंदु यानी कि O से। तो देखो यहां पर P बिंदु पर दो विद्युत क्षेत्र होंगे, एक तो माइनस क्यू की वजह से और एक प्लस क्यू की वजह से। तो मैं इस बात को शॉर्ट में लिख रहा हूं, तुम लिख लेना। यहां P पर माइनस क्यू की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड मान लेता हूं मैं E1, और P पर प्लस क्यू की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड में मान लेता हूं E2। ठीक है। अब माइनस क्यू की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर की तरफ और प्लस क्यू की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ। ये माइनस क्यू है, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड मैंने E1 माना है। E1 की डायरेक्शन P पे किधर होगी? अंदर की ओर। माइनस के अंदर की ओर होती है और प्लस के होती है बाहर की ओर। तो इधर क्या आ जाएगा? E2। बताओ समझ में आई बात? अब अगर इस पॉइंट पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना हो तो इन दोनों का वेक्टर सम कर दो, मतलब सदिश योग कर दो। सदिश योग में ये घटेंगे। तो देखो अतः P पर नेट विद्युत क्षेत्र, और नेट विद्युत क्षेत्र E इक्वलेंट या EA बराबर कितना आएगा? E2 माइनस E1। ठीक है। अब E2 और E1 का मान निकाल के इसमें रख दो, सवाल हो जाएगा डेरिवेशन बहुत सिंपल है इसका। तो देखो यहां E2 का मान निकालो पहले। तो E2 क्या है? प्लस क्यू की वजह से P पर विद्युत क्षेत्र, तो प्लस क्यू से लेके यहां तक की डिस्टेंस चाहिए, और डिस्टेंस कितनी? BP। देखो E2 बराबर KQ अपॉन में BP का स्क्वायर। बोलो सही है? इसको इक्वेशन नंबर 1 डाल देता हूं। BP का मान कितना होगा भाई? यहां से यहां तक कितना है? R। यहां से यहां तक कितना है? D। अगर मैं R में से D को घटा दूं तो यही तो बचेगा। तो ये कितना आएगा? KQ अपॉन में R माइनस D का
होल स्क्वायर, इक्वेशन नंबर सेकंड। अब निकालते हैं E1 का मान। E1 क्या है? माइनस क्यू की वजह से इस P पर इलेक्ट्रिक फील्ड। तो देखो डिस्टेंस चाहिए, मतलब डिस्टेंस कितनी होगी? AP। A पॉइंट पे जो चार्ज है उसकी वजह से P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तो डिस्टेंस कितनी होगी? AP। AP डिस्टेंस होगा तो AP कितनी है? यहां से यहां तक कितनी? R, और यहां से यहां तक D, तो कितनी हो जाएगी? R प्लस डी। ये कितनी? R माइनस डी थी, क्योंकि यहां से यहां तक थी, और ये कितनी? R प्लस डी। तो के क्यू अपॉन में AP का स्क्वायर, इसका मान लिखेंगे तो के क्यू अपॉन में R प्लस डी का होल स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 3। तो हम क्या करेंगे? फ्रॉम इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 में ये वैल्यू पुट करो, देखो क्या निकल के आएगा। ए मतलब एक्सियल, अक्ष पर, ई ए बराबर E2 माइनस E1, E2 का मान के क्यू अपॉन में R माइनस डी का होल स्क्वायर प्लस के क्यू अपॉन में, माइनस आएगा, सॉरी बीच में माइनस है ना, माइनस R प्लस डी का होल स्क्वायर। ठीक, तो ई ए बराबर यहां से कॉमन क्या आ रहा है? के क्यू कॉमन ले लेता हूं, के क्यू क्या बचा ब्रैकेट में? 1 अपॉन R माइनस डी का होल स्क्वायर, और बीच में माइनस 1 अपॉन R प्लस डी का होल स्क्वायर। बोलो क्लियर? ई ए बराबर के क्यू। अब यहां पे इन दोनों का एलसीएम ले लो, कुछ सीधा सीधा तो कुछ आ नहीं रहा, तो दोनों को ही ले लो। क्या आएगा? R माइनस डी का होल स्क्वायर इंटू R प्लस डी का होल स्क्वायर। ठीक है, इसका भाग इसमें लगाएंगे तो R प्लस डी का होल स्क्वायर बचेगा, R प्लस डी का होल स्क्वायर माइनस R माइनस डी का होल स्क्वायर। इनके होल स्क्वायर ओपन करो, के क्यू इंटू होल स्क्वायर ओपन करेंगे R स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्लस 2RD, और माइनस इसका होल स्क्वायर करके माइनस का गुणा भी साथ साथ में कर रहा हूं, तो क्या हो जाएगा? R स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर प्लस 2RD, और इसके अपॉन में देखो क्या आएगा? ये क्या है? a माइनस बी का होल स्क्वायर और a प्लस बी का होल स्क्वायर। सही है, मैं इस पे ओवरऑल होल स्क्वायर, क्या मैं इस पे ऐसे लगा सकता हूं? देखो दोनों पे से हटा के पूरे पे एक साथ ही लगा दूं तो क्या दिक्कत है भाई? लग जाएगा। क्लियर है? अब यहां पे a इंटू बी, ए माइनस बी, सॉरी a माइनस बी और a प्लस बी का फॉर्मूला लगा दो, क्या होता है? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो मैं इसको लिख सकता हूं R स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर का होल स्क्वायर, ऑलरेडी वहां पे है ही। अब देखो आगे इसको सॉल्व करते हैं, तो R स्क्वायर से R स्क्वायर कैंसिल आउट, डी स्क्वायर से डी स्क्वायर, और यहां पे क्या बचा? 2RD 4RD, 2RD कितना हो गया? 4RD, और नीचे जो चल रहा है वो है ही। चलो आगे इसमें वैल्यू पुट करते हैं, तो वैल्यू लिखो। इधर से मैं थोड़ा मिटा रहा हूं इसको, स्टार्टिंग वाला पोर्शन थोड़ा सा उतार लें, वीडियो पॉज करें, एक बार उतारें इसको, ये वाला पोर्शन इसका उतारो जल्दी से। ठीक, मिटा देता हूं। अब इसमें वैल्यू हमको पुट करनी है और ये बताना है इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, जरूरत पड़ेगी आगे मिटाना पड़ेगा। ई ए बराबर यहां पे क्या? के क्यू, और ऊपर क्या बचा? 4RD, अपॉन में नीचे क्या बचा? R स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर का होल स्क्वायर। क्लियर? अब एक काम और करो, ये वाली डिस्टेंस कितनी? 2D, इसका द्विध्रुव आघूर्ण कितना होगा? इसका द्विध्रुव आघूर्ण स्मॉल p बराबर 2QD। बोलो सही है भाई? चार्ज इनटू बीच की डिस्टेंस, 2D डिस्टेंस है और Q चार्ज है। तो मैं अगर कहीं पे ऐसा आ रहा है, देखो अगर कहीं पे ये आ रहा है 2Q इंटू डी, तो उसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूं? स्मॉल p। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं? ई ए बराबर k इंटू या 2k इंटू 2R 2Q इंटू डी इंटू R, अपॉन में R स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर का होल स्क्वायर। बोलो सही है क्या भाई? मैंने क्या किया, इस 2 को 2 इंटू 2 में कर लिया, 2 बार आ गया 2k, इसको अंदर ले गया मैं, तो 2R 2QD इंटू R। अब मैं 2QD की जगह क्या लिख सकता हूं? स्मॉल p, तो क्या हो जाएगा?
2kp स्मॉल r अपॉन में r स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर का होल स्क्वायर। सही है। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड आया अक्ष पर। कहां पे आए? एक्सिस पर। अक्ष पर इतना इलेक्ट्रिक फील्ड निकल के आता है। अब इसमें कंडीशन और लगा दो, यदि r की वैल्यू ग्रेटर देन डी हो तो, r की वैल्यू ग्रेटर देन डी हो। भाई मैंने स्टार्टिंग बताया था कि द्विध्रुव में जो आवेश होते हैं ना वो अल्प दूरी पर होते हैं, जबकि ये बिंदु तो ज्यादा दूरी पर भी हो सकता है। यहां पर तो कोई कंडीशन है ही नहीं, अक्ष तो कितनी बड़ी है तो कहीं भी ले सकते हैं। तो ये डिस्टेंस बहुत कम होती है r की तुलना में, जनरली ऐसा हो सकता है। तो उस कंडीशन में हम ऐसा है तो r का मान बहुत बड़ा और d का मान बहुत छोटा, तो r के स्क्वायर में से d का स्क्वायर घटाने पर r स्क्वायर ही लगभग बचेगा। तो ऐसी स्थिति में हम क्या लिख सकते हैं? EA बराबर 2kpr अपॉन में r स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो क्या आ जाएगा? एक घात कट जाएगी, 2kp अपॉन में r का होल क्यूब। तो ये अक्ष पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आ गई, इसको नोट कर लें। और साथ में एक समझने वाली चीज भी समझ लें, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अक्ष पर इतनी आती है, लेकिन यहां पे इतना ही निकाल के इसको छोड़ देंगे ना तो लास्ट में जो ध्रुवीय वाला है वो हमसे होगा ही नहीं। यहां पे कुछ हमको समझना पड़ेगा। देखो इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट यानी कि विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की जो दिशा होती है ना वो किधर होती है? माइनस से प्लस की ओर। किधर होती है? माइनस से प्लस की ओर। चलो मैं एक छोटी सी चीज तुमको यहीं पे समझा रहा हूं, इधर से मिटा दूं थोड़ा सा, अगर नहीं किया तो इसको नोट करें, इधर से थोड़ा मिटाऊं। फिर इसके बाद में देखो एक इंपॉर्टेंट चीज समझाता हूं मैं तुमको, जिसका काम पड़ेगा भी आगे चल के। और वो ये है, देखो कि यहां पे है माइनस क्यू और यहां पर है प्लस क्यू, माइनस क्यू और ये वाला है प्लस क्यू। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा किधर होगी? इधर पी वेक्टर माइनस क्यू से प्लस क्यू की ओर होती है। और अक्ष वाले में नेट विद्युत क्षेत्र भी किधर निकल के आया है? इधर ही निकल के आया है। बोलो हाँ या ना। कैसे पता चला? भाई E2 में से E1 को घटाने पे पॉजिटिव आया, इसका मतलब E2 ज्यादा था और E1 कैसा था? कम। ये संख्या पॉजिटिव ही तो आई है, तो E2 ज्यादा था और E1 कैसा था? कम था। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर निकल के आया। तो अक्ष पर विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण और नेट विद्युत क्षेत्र की दिशा समान होती है, अर्थात EA इज पैरेलल टू P वेक्टर फॉर अक्ष के लिए। बोलो समझ में आई बात? देखो दूसरा निकालेंगे हम, द्विध्रुव के निरक्ष पर विद्युत क्षेत्र। मतलब अक्ष पर हमने अभी निकाल लिया, कितना आया? KQ/R3। लेकिन अब हमको निकालना है इसके निरक्ष पर, इक्वेटोरियल पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। देखो कैसे निकालेंगे। सबसे पहले वो मानने वाली चीजें मान लो। क्या माना कि कोई द्विध्रुव AB है प्लस माइनस क्यू या माइनस प्लस क्यू, जिसकी लंबाई 2D है। इसके मध्य बिंदु O है और मध्य बिंदु से R दूरी पर कोई बिंदु P है जो कि इसके कहां पर है? निरक्ष पर। जो कि कहां पर है? निरक्ष पर। तो ये चीजें मानना सीख लो आजकल, क्योंकि ये चीजें छोटी छोटी चीजें हैं, इनको बार बार मैं बताऊंगा, टाइम खराब होगा, कोई मतलब नहीं है। तो मानना आना चाहिए। जो हम टॉपिक सॉल्व कर रहे हैं उसमें शुरुआत में 2-3 लाइनें तो उसके बारे में, जैसा हम टॉपिक सॉल्व करेंगे, अगर तुमको डेरिवेशन आता है, डायग्राम आता है, तो उस पर ही तुम लिख सकते हो। तो देखो कैसे सॉल्व करेंगे। यहां पे चार्ज होता है माइनस क्यू और यहां पे चार्ज होता है प्लस क्यू। अब इसका मध्य बिंदु कौन सा है? O। ये वाला इसका मध्य बिंदु है। इसके मध्य बिंदु से इसका जो निरक्ष है, ये इसका निरक्ष है। इसके निरक्ष पर कोई हम मानते हैं P बिंदु। यहां पे हम P बिंदु मान लेते हैं, कोई पॉइंट है P। इस P बिंदु की इसके मध्य बिंदु से जो दूरी है ना वो है स्मॉल r। दूरी कितनी है? स्मॉल r। अब
इस P बिंदु पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है ये हमको निकालना है। तो इस पर कौन कौन इलेक्ट्रिक फील्ड किसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, तो उसका जवाब है माइनस क्यू की वजह से और प्लस क्यू की वजह से। तो माइनस क्यू की वजह से अंदर की ओर होता है, तो इस डायरेक्शन में अंदर की ओर होगा कितना, मैं इसको E1 मान लेता हूं। क्या मान लिया बोलो, E1। इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो अंदर की तरफ है बाहर की तरफ, तो इसका जवाब है प्लस के कारण बाहर की ओर और माइनस के अंदर की ओर। बाहर की ओर किधर होगा, बाहर की ओर इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में होगा। इसको मैंने मान लिया E2। कितना मान लिया, E2। अब देखो इसकी लंबाई 2D होती है, तो आधी आधी लंबाई D और इधर भी स्मॉल d। क्लियर। अब ये वाली जो डिस्टेंस है और ये जो डिस्टेंस है दोनों सेम होंगी, क्योंकि ये राइट ट्रायंगल है, समकोण त्रिभुज है दोनों तरफ। इस समकोण त्रिभुज में लंब और आधार बराबर हैं, तो कर्ण दोनों के कैसे होंगे, बराबर होंगे। अगर कर्ण का मान हम निकालना चाहें तो निकाल सकते हैं। बोलो इसका मान कितना आएगा, दोनों तरफ ही सेम आएगा। कितना, इसको मैं x मान लेता हूं और x का मान एक साथ लिख देंगे। तो यहां x का मान बताओ, x बराबर कितना आएगा, अंडर रूट के अंदर r स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। सही है, क्योंकि कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, और अंडर रूट ले लेंगे दोनों तरफ तो ये आ जाएगा। अब सुनो, x का मान पता कर लिया, यहां E1 बराबर कितना है, E1 बराबर है KQ अपॉन में x स्क्वायर, KQ अपॉन x स्क्वायर बराबर होगा E2। हाँ या ना, देखो भाई ये डिस्टेंस भी x ये भी x, इसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड है नीचे की तरफ कितना है E1। इस आवेश के कारण इस पॉइंट पर निकालना है, तो दोनों के बीच की डिस्टेंस x स्क्वायर। यहां पे इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है इस आवेश की वजह से, तो इन दोनों के बीच की दूरी भी कितनी है x, तो यहां पे भी x स्क्वायर आएगा, तो E1 बराबर होगा E2। और इन दोनों को E मान लेता हूं, ऐसा मैंने मान लिया इन दोनों को E, मतलब दोनों सेम हैं। तो दोनों सेम हैं, E1 E2 की जगह E हम ले सकते हैं, तो यहां पे मैं E ले लेता हूं। ठीक है, या फिर तुम डायरेक्ट ही इसको E मान लो, इनके घटक करो। देखो अपनी मर्जी से मैं इस कोण को थीटा मान लेता हूं, तो ये कोण भी थीटा होगा, क्योंकि सभी भुजाएं बराबर हैं तो सभी संगत कोण भी समान होंगे, समरूप त्रिभुज है। यहां पे मैं घटक करने के लिए, कंपोनेंट करने के लिए एक ऐसे अक्ष बना देता हूं जो कि इसके समांतर है, इसके पैरेलल है। अगर ये AB है और ये पॉइंट P है, तो AB के पैरेलल है ये वाली अक्ष। अब मैं ऊपर वाले E के घटक करता हूं, तो देखो घटक करने के लिए कोण चाहिए, ये कोण थीटा है। यहां पे जेड शेप तुमको दिखाई दे रहा है, जेड शेप में ये वाला कोण भी कितना होगा, थीटा। ऐसे नहीं निकालना चाहो तो दूसरा तरीका भी है, और दूसरा तरीका ये है कि ये थीटा, ये 90, तो 90 माइनस थीटा, तो ये कितना आ गया, थीटा। ये थीटा आ गया। अब ये थीटा है, तो मुझे एक बात बताओ, ये वाला कोण कितना होगा, तो इसका जवाब है ये वाला कोण थीटा है, सॉरी ये वाला, तो ये वाला कोण भी थीटा होगा। अब कई सोच रहे होंगे कि ये वाला कैसे थीटा हो गया भाई, ये कैसे हुआ। देखो इधर से हमने जेड शेप ले लिया तो ये थीटा, इधर से हमने जेड शेप ये ले सकते हैं तो ये थीटा है, तो ये वाला कितना होगा, थीटा, और इसके सामने वाला कोण ये है, तो ये भी कितना आ जाएगा, थीटा। क्लियर है बात। अब ई के घटक करते हैं, तो ऊपर कितना, ई साइन थीटा, और दूसरा घटक इसका इधर होगा कितना, ई कॉस थीटा। क्लियर, इसके घटक हो चुके हैं, तो इस पे गोला कर देता हूं, इसका काम खत्म। अब एक जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, ये डिस्टेंस x एक नीचे की तरफ है, तो इसके भी घटक करो। इधर वाला कोण थीटा है, तो इधर इसका कंपोनेंट कितना आएगा, ई कॉस थीटा, और एक कंपोनेंट इसका इधर आएगा कितना, ई साइन थीटा। कंपोनेंट करना मैंने अच्छी तरह बता दिया है। अब देखो यहां पे P पॉइंट पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए पहले इसको ज्योमेट्री से हम समझेंगे। तो देखो E1 बराबर E2, इसका मान लिख दिया हमने अपॉन में x स्क्वायर। ठीक, देखो यहां पर P पॉइंट है, ये रहा P पॉइंट पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर है कितना, ई साइन थीटा, और एक इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे है कितना, ई साइन थीटा। सही है क्या, देखो
एक इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर की तरफ ई साइन थीटा, नीचे की तरफ भी ई साइन थीटा, और दो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर हैं, तो एक और एक दो, दोनों को जोड़ देंगे तो कितना 2e cos थीटा। बोलो सही है, ये नेगेटिव डायरेक्शन में है। अच्छा, ये दोनों बराबर और विपरीत हैं, ये एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, तो यहां ये कैंसिल आउट हो गए। अब इसके बाद में नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ये वाला बचा, और ये कौन सी डायरेक्शन में, नेगेटिव डायरेक्शन में, तो ई नेट जिसको मैं ई भी लिख सकता हूं इक्वेटोरियल के लिए, तो कितना आया माइनस नेगेटिव डायरेक्शन में 2e cos थीटा, या फिर हम माइनस आई कैप ले सकते हैं, वो एक ही बात है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, नेगेटिव डायरेक्शन में इसलिए माइनस 2e cos थीटा। तो यहां पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आया 2e cos थीटा। अब e और cos थीटा का मान लिख दो, सॉल्व हो जाएगा। अच्छा, सबसे पहले इतना सॉल्व करने के बाद ये डायग्राम बनाने के बाद इसके बराबर में या इसके नीचे क्या लिखोगे, जब हम E1 व E2 के घटक करते हैं तो P बिंदु पर ऊर्ध्वाधर घटक E sin थीटा एवं E sin थीटा समान प्राप्त होते हैं, समान व विपरीत होने के कारण एक दूसरे के प्रभाव को समाप्त कर देंगे तथा कुल विद्युत क्षेत्र x अक्ष की ऋणात्मक दिशा में प्राप्त होगा। तो यहां इसको सॉल्व कर रहे हैं, ई इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन इक्वेटोरियल कितना आ जाएगा माइनस 2e cos थीटा। ठीक है, मान लिखो इसका ई बराबर, ई का मान कितना है, ई का मान ये रहा, ई बराबर के क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 2 के क्यू अपॉन में एक्स स्क्वायर इंटू कॉस थीटा। कॉस थीटा कैसे निकालते हैं, कॉस थीटा, चूंकि कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण, थीटा के सामने लंब होता है, ये आधार है ये कर्ण है, तो आधार कितना d और लंब कितना x। कॉस थीटा की जगह d अपॉन x लिख देता हूं, तो इसकी जगह लिख दूंगा d अपॉन में x। क्लियर है, कहां से आया देख लो अच्छी तरह, d अपॉन x लिख दिया, क्या आया बताओ, माइनस 2k/q/d अपॉन में x क्यूब। ठीक, अब सुनो, ई बराबर भी x का मान भी लिखना बाकी है, तो ये भी हम लिखेंगे, तो क्या आ जाएगा माइनस 2k/q/d अपॉन में x क्यूब की जगह r स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर का होल क्यूब। ठीक है, होल क्यूब आ गया इसका, ये अंडर रूट में है, तो अंडर रूट का होल क्यूब है, ये अंडर रूट और इसका होल क्यूब। ठीक है, अब देखो इसकी लंबाई 2d और दोनों चार्ज कितने q, तो यहां पे चूंकि स्मॉल p बराबर 2qd, इसकी जगह स्मॉल p लिख सकते हैं, तो 2qd बराबर क्या आया माइनस kp अपॉन में क्या मैं इसको ऐसे लिख दूं r स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर की पावर 3/2। 3/2 कैसे आया भाई, ऑलरेडी 3 है, इसकी पावर 1/2 है, तो दोनों गुणा करेंगे तो 3/2। ये नॉर्मल कंडीशन में इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया डाइपोल के इक्वेटोरियल पर। ठीक है, अब मैंने तुमको x मान के बहुत छोटा कर दिया है सवाल, इसी तरीके से सॉल्व करें इसको। कंडीशन लगा दो, यदि r की वैल्यू ग्रेटर देन d हो, तो r का मान d से बहुत ही ज्यादा बड़ा हो, तो ऐसी स्थिति में r स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर की जगह हम लगभग r स्क्वायर ही ले सकते हैं। तो ई बराबर क्या आया माइनस kp अपॉन में r स्क्वायर की पावर 3/2। क्या मैं इसको ऐसे लिख दूं, माइनस kp अपॉन में r की पावर 3। अच्छा, एक चीज बताओ मुझे, इसमें और पिछले वाले में अंतर क्या है। पिछले वाले में जो EA था ना, EA बराबर आया था किसके, EA बराबर किसके आया था 2kp अपॉन में r क्यूब, और जबकि E बराबर कितना आया है माइनस kp अपॉन में r क्यूब। ये अंतर है दोनों में। तो क्या मैं ऐसे लिख दूं, इसका मॉड लो, मॉड लेंगे तो मॉड EA बराबर 2 इंटू मॉड EE, मतलब
अक्ष पर विद्युत क्षेत्र निरक्ष का कितने गुना होता है? 2 गुना। बस अंतर प्लस माइनस का, प्लस माइनस का मतलब यहाँ पे डायरेक्शन के लिए है, उसमें आगे की तरफ आया तो पॉजिटिव, इसमें पीछे की तरफ आया तो नेगेटिव। तो एक बार इसको नोट करें, और वो इंपॉर्टेंट चीज जो पिछले वाले में बताई थी वो इसमें भी बताना बहुत जरूरी है। नोट किया? वीडियो को पॉज कर लो, नोट कर लो। चलो मैं थोड़ा सा मिटा देता हूं और वो इंपॉर्टेंट चीज बता देता हूं तुमको। देखो वो इंपॉर्टेंट चीज क्या थी यहां पे, कि पिछले वाले में क्या था, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड EA इधर आया था और P वेक्टर भी इधर ही था। ये दोनों पैरेलल थे, मतलब EA इज पैरेलल टू P वेक्टर। पैरेलल के लिए कोण कितना था? 0 डिग्री। ठीक, ये दोनों। लेकिन इसमें कुछ अलग सिस्टम है, यहाँ पे माइनस क्यू, यहाँ पे प्लस क्यू। तो P वेक्टर की डायरेक्शन माइनस से P की तरफ, इधर P वेक्टर, और नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ आया है? पीछे की तरफ। ये भी पैरेलल है लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में। अब की बार क्या हुआ है, इधर तो P वेक्टर है और इधर कौन आया है? E वेक्टर। तो ऐसी स्थिति में पैरेलल तो अभी भी है, E वेक्टर इज पैरेलल टू P वेक्टर, बट अब की बार जो एंगल है ना वो 180 है, अपोजिट पैरेलल है। कैसे पैरेलल है? अपोजिट, विपरीत दिशा में समांतर है। तो ये चीज यहां पे बताना बहुत जरूरी थी, अगले टॉपिक में काम आएगी। लास्ट टॉपिक, आज की वीडियो का लास्ट टॉपिक, द्विध्रुव के कारण ध्रुवीय दिशा में r, θ पर विद्युत क्षेत्र। देखो बहुत अच्छा टॉपिक है ये, अगर इसको समझोगे तो बहुत आसान है। राजस्थान बोर्ड में जनरली कोई भी टीचर इसको पढ़ाता नहीं है, क्योंकि राजस्थान बोर्ड में इसके क्वेश्चन पूछे नहीं जाते, लेकिन IIT, जेई वगैरह, नीट वगैरह में तो इसके क्वेश्चन आते हैं। तो मैं इसको पढ़ाऊंगा। देखो सबसे पहले वो घिसी-पिटी रामायण माना कि द्विध्रुव AB है, जिसकी लंबाई कितनी है 2D, ऐसा वैसा सब लिख देना। अब सबसे पहले तो देखो एक द्विध्रुव मान लिया मैंने, यहां पर है -q और यहां पर है +q, दो आवेश है -q और +q। अब इसका मध्य बिंदु है O और इसकी इधर वाली डिस्टेंस D, लेकिन इसमें D का काम पड़ेगा नहीं, तो अभी मैं इसको छोड़ देता हूं। D का काम इसमें पड़ेगा नहीं, क्योंकि इसमें घटक करके सीधा ही हो जाएगा कंपोनेंट से। अब अक्षीय बिंदु पर कहीं पर यहां कोई पॉइंट है, हमको पता नहीं, यहां पे कोई पॉइंट है, वो है कैपिटल P पॉइंट। इसकी डिस्टेंस मध्य बिंदु से ली जाती है हमेशा r। चलो मैं r केवल लिख रहा हूं, एरो साइन को मैं यहां से हटा देता हूं क्योंकि घटक करने हमको इस पे। इसकी डिस्टेंस याद रखें स्मॉल r है, ठीक है, r। और ये वाला जो एंगल है ना वो है थीटा, ऐसे ये थीटा है। अब यहां थीटा की डायरेक्शन देखना, चलो पहले इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले मुझे एक बात बताओ, इस डाइपोल, इस द्विध्रुव के लिए यहां पे जो द्विध्रुव रखा है इसके लिए P वेक्टर किधर होगा, यानी कि विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण किधर होगा, तो वो होता है माइनस से लेके प्लस की ओर, मतलब विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की डायरेक्शन ये हो जाएगी P वेक्टर, स्मॉल p वेक्टर। बोलो सही है? ये वाला एंगल मैंने थीटा ले लिया। अब इस जगह पे अगर मुझको नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है P पॉइंट पर, तो मुझे सबसे पहले P के घटक करने पड़ेंगे। घटक कैसे करें? घटक ऐसे करो, ये है इसके लंबवत यानी कि 90 डिग्री पर एक अक्ष बना लो, ऐसे बना ली, क्लियर। अब P के घटक करो तो इधर P का घटक कितना आएगा बताओ? P का घटक आएगा P cos थीटा, और इधर P का घटक कितना आएगा? स्मॉल p sin थीटा, क्लियर। इधर तो स्मॉल p cos थीटा और इधर कितना है? स्मॉल p sin थीटा। अब देखो जब हम अक्ष पर निकालते थे तो एक -q चार्ज और दूसरा +q चार्ज, यहां पे अक्ष पे कोई p बिंदु होता था, इसमें p वेक्टर की डायरेक्शन इधर होती थी, और अगर इस p वेक्टर के कारण p पर विद्युत क्षेत्र, इस द्विध्रुव आघूर्ण के कारण इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र कितना आता था? E बराबर या EA बराबर +2kp स्मॉल p अपॉन r3। बोलो इतना ही आता था क्या? सही बात है, इतना ही आता था। तो यहां पर
यहां पर तो P वेक्टर की जो P है कैपिटल P, इससे गुजरने वाली अक्ष पे P वेक्टर है, लेकिन यहां पे इससे गुजरने वाली अक्ष पे P वेक्टर है या P cos थीटा है, P cos थीटा है। और इसके अगर मान के चलो दूसरी कंडीशन, ये माइनस क्यू चार्ज और ये प्लस क्यू चार्ज, अगर हमको निरक्ष पे निकालना है तो निरक्ष पे P वेक्टर तो इधर सही है, इस पॉइंट पे निकालेंगे तो ई वेक्टर इधर आएगा। तो इसके देखो यहां पे इस लाइन P बिंदु जो है, P बिंदु इस P वेक्टर के लंबवत दिशा में है, बोलो, तो यहां इलेक्ट्रिक फील्ड अपोजिट डायरेक्शन में होगा। अब सुनो, इन दोनों कंसेप्ट को इसमें काम में लेंगे। P cos थीटा के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा P पर, वो तो इसी डायरेक्शन में होगा, इसकी तरह, इसी डायरेक्शन में EA आगे की तरफ आता है, तो इसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ना, वो तो इस डायरेक्शन में होगा EA। और इस बिंदु से लंबवत दिशा में ये वाला P sin थीटा है, इस P sin थीटा के कारण विद्युत क्षेत्र इस पॉइंट पर किधर होगा भाई, ये निरक्ष हो गया ना एक तरीके से, निरक्ष पे अपोजिट डायरेक्शन में। अपोजिट डायरेक्शन मतलब ये इधर जा रहा है तो 90 डिग्री पे हमको आगे की तरफ जाना है, इस डायरेक्शन में होगा। एग्जैक्ट 90 डिग्री का कोण बनाना, इसके समांतर रेखा बन जाएगी ऐसे, ठीक है, 90 डिग्री अगर तुम बनाओगे तो ऐसे समांतर बन जाएगा। ये क्या है, ई। अब इस पॉइंट पर P के दो घटक किए, P cos थीटा और P sin थीटा, ठीक है। P cos थीटा और P sin थीटा दोनों की वजह से यहां पे दो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हुए, एक तो इस दिशा में, एक इस दिशा में। अगर मैं इन दोनों का परिणामी निकाल लूं, रिजल्टेंट निकाल लूं, तो वो कहीं ऐसे आएगा और वो होगा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या होगा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P। अब इस अक्ष से कितने डिग्री कोण पर होगा, अल्फा मान लेता हूं, ये हम निकाल लेंगे। तो सबसे पहले तो हम निकालते हैं, डायग्राम बनाया, समझा दिया पूरा मैंने डायग्राम, एक बार वापस बता रहा हूं, देख लो। इस पॉइंट पर विद्युत क्षेत्र एक तो इसकी वजह से होगा, एक इसकी वजह से होगा, ठीक, शॉर्ट में बता रहा हूं सीधा। ये इस पॉइंट के अक्ष पे आ रहा है तो इसकी वजह से ऐसे होगा, इस डायरेक्शन में, इस तरीके से। और ये जो घटक है ना, ये इसके लंबवत दिशा में आ रहा है, मतलब ये बिंदु इसके निरक्ष पर है, तो इसकी वजह से विद्युत क्षेत्र इस तरीके से होगा, इस दिशा में आ गया। अब यहां पे इन दोनों की वजह से दो विद्युत क्षेत्र हुए और दोनों का परिणामी क्या होगा, नेट विद्युत क्षेत्र। तो इस चीज को मिटा दूं। अब देखो लिखना क्या है इसमें, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, मैं बोल रहा हूं लिख लेना। सर्वप्रथम P वेक्टर, स्मॉल p वेक्टर के चित्रानुसार दो घटक प्राप्त करते हैं, जिसमें से स्मॉल p cos थीटा कैपिटल P के अक्ष पर तथा स्मॉल p sin थीटा कैपिटल P बिंदु के निरक्ष पर है। स्मॉल p cos थीटा के कारण P बिंदु पर विद्युत क्षेत्र EA तथा स्मॉल p sin थीटा के कारण P बिंदु पर विद्युत क्षेत्र EE चित्रानुसार होंगे। यहां EA एवं EE का परिणामी E वेक्टर P बिंदु पर नेट विद्युत क्षेत्र का कार्य करेगा या नेट विद्युत क्षेत्र होगा, ऐसे लिखना है तुमको। ये पूरी लैंग्वेज, वीडियो को दोबारा रिवाइज करके देख लो, ये पूरी लैंग्वेज एज इट इज छाप दो। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले निकालेंगे स्मॉल p cos थीटा के कारण, स्मॉल p cos थीटा के कारण कैपिटल P बिंदु पर विद्युत क्षेत्र, कैपिटल P बिंदु पर विद्युत क्षेत्र निकालो। तो विद्युत क्षेत्र कितना आएगा बताओ, स्मॉल p cos थीटा के कारण, ये अक्ष पर और अक्ष पर कितना आता है, EA बराबर 2kp अपॉन में RQ। क्या यहां पे स्मॉल p आएगा या p cos थीटा आएगा, भाई अक्ष पे p है या p cos थीटा, तो इसका जवाब p cos थीटा। तो यहां पे लिखो p cos थीटा, इक्वेशन नंबर 1। अब निकालेंगे दूसरा, स्मॉल p sin थीटा के कारण कैपिटल P बिंदु पर विद्युत क्षेत्र, ये भी निकाल लेते हैं। तो इसको निकालेंगे तो क्या आएगा, देखो E बराबर माइनस
के स्मॉल p अपॉन में r क्यूब। अब देखो ये p साइन थीटा है, p साइन थीटा ये रहा, तो p साइन थीटा के कारण है या p के कारण है, तो p साइन थीटा, तो यहां पे क्या आएगा p साइन थीटा। इक्वेशन नंबर सेकंड क्लियर। अब देखो ये p वेक्टर इधर था, थोड़ा मिटा देता हूं इसको, स्मॉल p वेक्टर इधर था। अब क्या करेंगे, हम इन दोनों का परिणामी निकालेंगे और ये कितने डिग्री पर है, 90 डिग्री पर। तो e वेक्टर या e बराबर अंडर रूट के अंदर ई ए का स्क्वायर प्लस ई का स्क्वायर। बोलो समझ में आई बात। अब तुम कहोगे कि साहब ये तो परिणामी का होता ही नहीं, वो तो होता है ई ए स्क्वायर प्लस 2 ई ए इंटू ई कॉस थीटा, कॉस 90, यहाँ पर 90 है तो कॉस थीटा 0 हो जाएगा। ई बराबर कितना बताओ, ई बराबर कितना, अंडर रूट के अंदर दोनों का मान लिखो, इसका मान कितना 2k स्मॉल p कॉस थीटा अपॉन में r क्यूब का होल स्क्वायर प्लस ई का मान माइनस के पी साइन थीटा अपॉन में r क्यूब का होल स्क्वायर। क्लियर, होल स्क्वायर करो, होल स्क्वायर करेंगे तो अंडर रूट के अंदर आ जाएगा, देखो इसका होल स्क्वायर करो 4k स्क्वायर स्मॉल p स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन में r की पावर 6 प्लस इसका होल स्क्वायर करो तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, k स्क्वायर स्मॉल p स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में r की पावर 6। अब इसमें से जो भी कॉमन आ रहा है वो कॉमन ले लो, थोड़ा इधर से मिटा रहा हूं डायग्राम, जो भी कॉमन आ रहा है वो कॉमन ले लो। कॉमन लेंगे तो क्या क्या बाहर निकल जाएगा, e बराबर, चलो ये पॉइंट तो मैं यही लिख देता हूं, e बराबर क्या क्या बाहर निकलेगा देखो, इसमें से k स्क्वायर p स्क्वायर अपॉन r की पावर 3, k p अपॉन r की पावर 3, ये कॉमन निकल जाएगा दोनों में से ही और अंडर रूट से बाहर निकल जाएगा। अब अंडर रूट में क्या बचा, 4 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। अब थोड़ी सी मैथमेटिक्स लगा लो यहां पे, क्या मैं इस इक्वेशन को ऐसे लिख सकता हूं के स्मॉल p अपॉन में r क्यूब और अंडर रूट में 3 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1। कौन कौन ऐसा मानता है कि ऐसा लिखा जा सकता है, जो नहीं मानता उसकी मैथमेटिक्स बहुत ही बुरी है भाई, सुधार ले। देखो तरीका बताता हूं, ये 4 कॉस स्क्वायर थीटा है ना, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं अंडर रूट के अंदर, ये के पी इसको तो नहीं लिख रहा मैं, इसको 3 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा ऐसे लिख सकता हूं, प्लस आगे साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर क्या हो जाएगा 1, तो यहां पे क्या बचा 3 कॉस स्क्वायर प्लस 1, ये आ गया। यही हमारा फाइनल आंसर है। अगर तुमसे ये पूछ लिया जाए पेपर में कि बताइए ये इतना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इस पी पॉइंट पर, लेकिन ये और बताओ कि ये पी पॉइंट वाली जो लाइन है, इसके मध्य बिंदु से मिलाने वाली जो लाइन है, इससे कितने डिग्री एंगल पर होगा, कितने डिग्री कोण पर होगा, ये मतलब अल्फा का मान पूछ ले तो फॉर्मूला लगा दो, tan अल्फा बराबर, tan का फॉर्मूला लगा दो सीधे सीधे, क्या बनेगा tan का फॉर्मूला बताओ, यहां पे tan का फॉर्मूला क्या बनेगा, ई अपॉन में ई अपॉन में ई का मान कितना, ई का मान देखो कहाँ है, ई का मान ये रहा माइनस के स्मॉल p साइन थीटा अपॉन में r क्यूब अपॉन में ई ए का मान 2kp कॉस थीटा अपॉन में r क्यूब। देखो kp से kp कट गया, r क्यूब से r क्यूब कट गया, क्या आया अल्फा बराबर tan इनवर्स कितना, यहां पे बचा 1/2 माइनस 1/2 tan थीटा, साइन अपॉन कॉस है ना tan थीटा, ये इसका आंसर है। इतने कोण पर वो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इस लाइन से। अगर तुमसे पूछ लिया जाए कि वो डाइपोल यानी कि द्विध्रुव से कितने कोण पर होगा,
तो इसका जवाब है द्विध्रुव से इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन और पी वेक्टर के बीच का कोण पूछ रहा है वो। इलेक्ट्रिक फील्ड और पी वेक्टर के बीच, तो पी वेक्टर की डायरेक्शन ये रही और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये आई, इनके बीच का कोण पूछ रहा है। तो देखो इनके बीच का कोण, भाई मुझे एक बात बताओ, ये तो किसकी डायरेक्शन है? पी वेक्टर की डायरेक्शन है। ये वाला कोण कितना है? थीटा। तो ये इन दोनों के बीच कोण कितना आया? इन दोनों के बीच का कोण आएगा अल्फा प्लस थीटा, अगर वो तुमसे निकलवाता है तो, नहीं तो तुम यहाँ पे छोड़ सकते हो इसको। वैसे तुम्हारे सिलेबस के अकॉर्डिंग ये यहीं तक है, लेकिन फिर भी मैंने एंगल निकालना तुमको सिखा दिया, कोण निकालना। क्लियर? अब एक गलती और इसमें बच्चा करता है, एक बार इसको नोट करो, फिर इसका न्यूमेरिकल में करने वाली जो गलती है वो बताता हूं कि न्यूमेरिकल बच्चा कौन सी गलती करता है। किया नोट? ठीक, मिटा रहा हूं। न्यूमेरिकल में कोई भी स्टूडेंट इसमें आसानी से गलती कर देता है, और उसका कारण क्या होता है कि कंसेप्ट को ढंग से ना पढ़ना ही इसका कारण है। देखो कैसे, अभी मैंने तुमको ये बताया कि कोई डाइपोल है, ये देखो ये कोई डाइपोल है। पेपर में तुमको क्वेश्चन दे दिया कि माइनस क्यू प्लस क्यू, एग्जामिनर कुछ भी दे सकता है, एग्जामिनर देगा ही ऐसा जिसमें तुम फंसो। ये सेंटर पे पॉइंट है, हमने ये माना था कि इस जगह पर ये कोण थीटा है, ये डिस्टेंस r है, तो इस P पॉइंट पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर कितनी होती है? अंडर रूट में KP E बराबर KP अपॉन में RQ अंडर रूट में 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1, इतनी होती है। अब एक सवाल देता हूं मैं तुमको, सवाल ये है कि ऐसे एक डाइपोल है, ऐसे एक डाइपोल है जहां पर ऐसे इस पॉइंट पे तुमको निकालना है, P पॉइंट पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, और ये वाला एंगल 60 डिग्री है, ठीक है, माइनस क्यू प्लस क्यू। तो तुम सीधा इसमें रख दोगे भाई, K का मान, K तो कांस्टेंट होता है 9 × 10⁹, P का मान इसके हिसाब से निकल ही जाएगा। R क्या है? ये वाला डिस्टेंस सवाल में देगा, और 3 cos स्क्वायर थीटा, थीटा कितना दिया है? 60 डिग्री। अब जिस बच्चे ने थीटा 60 डिग्री रख दिया, सबसे पहले उसी का गलत होगा। कैसे भाई? जो थीटा होता है ना, थीटा ये कोण होता है P वेक्टर और R वेक्टर के बीच का कोण। तो R वेक्टर तो इसमें ये रही, R वेक्टर ये रही, और P वेक्टर कहाँ है? P वेक्टर इसमें इधर है, माइनस से प्लस की ओर होता है ना। तो एक्चुअल में इन दोनों के बीच का कोण लेना है, तो इन दोनों के बीच का कोण कितना है? 60 या 120? तो इसका जवाब है 120 डिग्री। देखो यहां पे यही तो लिया है। अब फिर एक क्वेश्चन फिर ऐसे घुमा सकता है, देखो एक डाइपोल ले लिया, देखो फिर से तुम चकरा जाओगे इस क्वेश्चन में। एक डाइपोल ले लिया और यहां पे दे दिया, जैसे ये डाइपोल है प्लस क्यू माइनस क्यू, और तुमको दे दिया कि इस पॉइंट पर ये एंगल है 30 डिग्री, और तुमसे पूछ ले कि इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो, ये डिस्टेंस कुछ दे दे, तो बताओ इसमें थीटा का मान कितना है? इस सवाल में थीटा का मान कितना है? कौन कौन कहते हैं कि इसमें थीटा का मान 30 है? तो बता दूं मैं 30 नहीं है। अगर 30 होता तो मैं समझाता ही नहीं। कैसे पता चला? कैसे पता चला साहब 30 नहीं है? ऐसे ही तो है, ये भी तो ऐसे ही है, ऐसे ही है, लेकिन एक गलती है, इधर इसमें कौन सा? माइनस क्यू, और इसमें इधर कौन सा? प्लस क्यू। चलो इसमें भी गलती हो जाए, तुम ये देख लो, हमेशा जो थीटा है ना वो होता है R वेक्टर और स्मॉल p वेक्टर के बीच का कोण होना चाहिए हमेशा। तो देखो यहां पे है क्या, स्मॉल p वेक्टर कहां है? इसमें माइनस से प्लस की तरफ इधर आएगा स्मॉल p वेक्टर, और R वेक्टर इधर है। क्लियर? तो इनके बीच का कोण 30 है या फिर 150 है, तो इसका जवाब 150। समझ गए? तो इसके इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। आज के लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं अगले लेक्चर में कल, और इसके बाद लास्ट लेक्चर होगा। ये सेकंड लास्ट लेक्चर था, कुछ छोटी मोटी चीजें जो बच गई हैं डाइपोल से रिलेटेड। एक टॉपिक बचा है बल और बलाघूर्ण, वो टॉपिक उसमें मैं करवाऊंगा, फिर उसके बाद लेक्चर खत्म हो जाएगा। तो ढंग से पढ़ते रहें।